ईआर डायग्राम में हम लोग क्या देखे थे कि पहला सबसे पहले तो हम एंटिटी सेलेक्ट करते थे, उसका एट्रीब्यूट डिसाइड करते थे, और दो एंटिटी के बीच में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन हम देखते थे कि 1 to 1 है कि 1 to मेनी है कि मेनी टू 1 है। ठीक है, वो जो कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशन देखते थे। ठीक, इसके बाद का स्टेप ये था कि हम किसी एंटिटी को वीक या स्ट्रांग के रूप में डिफाइन करते थे कि कौन सा एंटिटी मेरा स्ट्रांग एंटिटी है, कौन सा वीक है। अगर वीक है तो उसको स्ट्रांग बनाने के लिए स्ट्रांग एंटिटी जिसको वो डिपेंडेंट है उसका हम लोग वो काम करते थे। ठीक, इतना पढ़े हम लोग। अब ये बात है कि सबसे पहले हमको टेबल बनाना है, और टेबल हर वो एंटिटी के नेम का बनेगा जो हमारे डेटाबेस सिस्टम में हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो जो जो एंटिटी है, मान लो हम अगर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में क्या क्या एंटिटी हो सकता है। एक कॉलेज खुद एंटिटी है, एक स्टूडेंट एंटिटी होगा, ठीक है, एम्प्लॉय एंटिटी होगा। ठीक, मान लो तुम्हारा फी हमको लेना है तो एक फी एंटिटी होगा, लाइब्रेरी एंटिटी होगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा एंटिटी जिसके बारे में डेटा गैदर करना है हम वो सिलेक्ट करेंगे कि हमारा एंटिटी क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम एंटिटी पहले सेलेक्ट करेंगे। अब जब एंटिटी वो मिलेगा तो उस एंटिटी का कौन कौन सा एट्रीब्यूट मेरे सिस्टम के हिसाब से लॉजिकली रिलेटेड है। ठीक है, मेरे सिस्टम के हिसाब से लॉजिकली रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ऐसा बहुत सारा एट्रीब्यूट हो सकता है एंटिटी का जो मेरे काम का नहीं हो, किसी और सिस्टम के काम का हो। ठीक है, अगर हम एक डेटाबेस बना रहे हैं एम्प्लॉय का तो हम उसका आई बॉल का कलर, स्किन का कलर, उसका हेयर का कलर, ये सब हम नहीं रखेंगे। लेकिन यही डेटाबेस अगर यही वाला अगर डेटाबेस अगर सीबीआई बना रहा होगा तो वो सारा का सारा डेटा रखेगा। ठीक है, तो हमारे सिस्टम में मेरे लिए कौन सा एंटिटी मेरे अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए कौन सा एंटिटी मेरा काम का है, मेरे मतलब का है, हम वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम उसको ऐसे या डायग्राम में उसको स्थान देंगे, उसको जगह देंगे। उसका तब डिसाइड करेंगे कि मेरा एट्रीब्यूट किस किस तरह का है, सिंपल है, कंपोजिट है, मल्टी वैल्यूड है, डिराइव्ड है ना। ये हम इस तरह से हम उसको डिजाइन करेंगे। ये सारा डिजाइन करने के बाद दो एंटिटी के बीच में हमारा रिलेशन कैसा बन रहा है वो देखेंगे, है ना। 1 to 1 है, 1 to मेनी है, मेनी टू 1 है, मेनी टू मेनी है। इसी तरह का रिलेशन हम देखे हैं, वो रिलेशन हम लोग देख लेंगे। ये सारा होने के बाद जब हमको लगेगा कि मेरा कंप्लीट हो गया यह डायग्राम, तब हम कन्वर्शन की बात करते हैं। ठीक है, कन्वर्शन का सिंपल बात यह है कि हम हर तरह के एट्रीब्यूट के बारे में समझें कि अलग अलग एट्रीब्यूट के साथ हमको क्या बिहेव रखना है, उसके साथ क्या क्या हमको करना है, और जो कार्डिनलिटी है 1 to 1 और 1 to many है ना, तो रिलेशनशिप है उसके साथ वो क्या करना है। अगर हम ये समझ जाएं तो हम एक डिफाइंड ईआर डायग्राम को डेटाबेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहला जो रूल था वो ये था कि हम जितने एंटिटी हम डेटाबेस में दिखा रहे हैं सबको टेबल बनाएंगे, सबके नाम से टेबल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ एंटिटी स्टूडेंट था, कोर्स था, लेक्चरर था, सब्जेक्ट था, ये चार एंटिटी हम दिखा रहे थे। स्क्वायर बॉक्स में जो दिखा रहे हैं दैट इज एंटिटी, है ना। ये चार एंटिटी हम दिखा रहे थे, तो चारों एंटिटी का हम बनाएंगे क्या, टेबल। ठीक है, टेबल मतलब अलग अलग डेटाबेस बनेगा, डेटाबेस एक ही है, टेबल बनेगा जिसमें हम अलग अलग रिकॉर्ड उसको एंट्री करेंगे। ठीक, इसके बाद हमको उस टेबल का एट्रीब्यूट क्या होगा। ठीक, उसका एट्रीब्यूट को कन्वर्ट करने का क्या नियम था, तो ऑल सिंगल वैल्यूज, ऑल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट को तुरंत ऐड कर दीजिए उसको बिना कुछ सोचे हुए। उसमें कहीं कोई मॉडिफिकेशन कुछ सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। आपका नेम 2 नहीं हो सकता है, रोल नंबर 2 नहीं हो सकता है, फादर्स नेम 2 नहीं हो सकता है, एड्रेस मल्टी वैल्यू ये कंपोजिट हो सकता है, मतलब फिर भी 2 नहीं होगा। ठीक है, तो जितना सिंगल वैल्यूड है फिक्स वाला वो सबको एट्रीब्यूट पर तुरंत इमीडिएट हम डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा रूल था हमारा कि जो हमारा की एट्रीब्यूट है, मतलब जिसके आधार पे हम सारे एंटिटी को उस एंटिटी सेट में यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब हर रिकॉर्ड को हम अलग अलग पहचानने की का जो कैपेबिलिटी है जिस एट्रीब्यूट के थ्रू आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी की। ठीक, जैसे आईडी, रोल नंबर, है ना, हो गया।
अगर दो एंटिटी में हम, अच्छा जिसको सवाल नहीं पूछना है वो म्यूट रखेगा, ठीक है। हाँ ये हो गया मेरा। दो एंटिटी के बीच में अगर कोई रिलेशन बन रहा है तो हम क्या करेंगे कि फॉरेन की अगर हमको देना होगा तो फॉरेन की एक टेबल का जो प्राइमरी की होगा, दूसरे में हम फॉरेन की हम डिसाइड करके बना देंगे, ठीक है। जैसे अगर स्टूडेंट है, फॉरेन की के बारे में और देखेंगे जब हम लोग 1 to 1 देखेंगे तो, ठीक है। ये हो गया मेरा काम। इसके बाद हमको क्या करना था, अगर कोई मल्टी वैल्यूड है जिसका एक से ज्यादा वैल्यू होने वाला है, जैसे ईमेल आईडी हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है, ठीक है, तो वेहिकल नंबर हो सकता है, अगर डेटाबेस में अगर मेरा सारा गाड़ी का नंबर मेरे ऑफिस के डेटाबेस में है तो मल्टी वैल्यूड हो गया। मल्टी वैल्यूड का क्या प्रॉब्लम था, एक कॉलम में एक एट्रीब्यूट में हम एक से ज्यादा डेटा नहीं डाल सकते थे। लेकिन अगर मेरे पास 4 फोन है और चारों फोन नंबर हमको डालना है तो क्या करना पड़ेगा, हम तो मल्टी वैल्यूड और सारे मल्टी वैल्यूड डेटा का अलग टेबल बनेगा, उस टेबल में नहीं रखेंगे, समझ लो। सिंपल वाला तो रख लिए, मल्टी वैल्यूड को अलग डेटाबेस बनाएंगे, अलग टेबल बनाएंगे जिसमें तो आवाज रुक रुक क्या रहा है। ठीक है सर। आवाज रुक क्या रहा है, अपने फोन को 2-4 तबड़ाक लगाओ ना इसे करके, ठीक है। तो क्या बोले तो बुला, यस हम ये कह रहे थे कि मल्टी वैल्यूड अगर कोई एट्रीब्यूट है तो उसको हम लोग डेटाबेस में नहीं रखेंगे, उसको अलग से एक टेबल बनाएंगे और जिस एम्प्लॉय का होगा उस एम्प्लॉय का प्राइमरी की वहां पे जाएगा फॉरेन की के रूप में, ठीक है। लिंक करना पड़ेगा ना, मतलब 4 फोन नंबर मेरा है, 4 तुम्हारा है, 5 उसका है, तो हम लोग फोन नंबर लिखेंगे तो किसका है, तो एम्प्लॉय नंबर साथ में रहेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय नंबर यहाँ फॉरेन की हो गया, एम्प्लॉय नंबर कहाँ का था, एम्प्लॉय टेबल का प्राइमरी की था, इसको यहाँ हम रेफरेंस के तौर पे यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रेफरेंस की, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी या फॉरेन की, हम लोग की में देखेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे हॉबी था, तो एक स्टूडेंट का हॉबी एक से ज्यादा हो सकता था, तो हम लोग उसको अलग से टेबल बना दिए, मल्टी वैल्यूड का काम हो गया मेरा, ठीक। इसका कंपोजिट था, कंपोजिट की मतलब हम लोग एटॉमिक हमेशा बात करते हैं ना, तो हमारा एट्रीब्यूट भी एटॉमिक होना चाहिए, ठीक है। अगर एटॉमिक हम नहीं है उसको और तोड़ सकते हैं तो हम बोलेंगे दैट इज कंपोजिट, ठीक है। कंपोजिट कहने का मतलब कि नेम को, अगर नेम है उसको फर्स्ट नेम में, सेकंड नेम में, टाइटल में ऐसा करके हम अगर हम बना दें तो बोलेंगे दैट इज द नेम इज माय कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। अगर हमको लगता है कि नहीं ठीक है एक ही में सारा नाम हो जाएगा, पूरा का पूरा हम काम चला लेंगे तो दैट इज ओके। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको अलग फॉर्मेट में चाहिए, मिस्टर मिसेज चाहिए, तो वहाँ टाइटल लगा लीजिए और फर्स्ट नेम सेकंड नेम लगा लीजिए, कहीं कहीं मिडिल नेम भी तुम देखोगे, ठीक है। तो वैसे डेटा वैसे को हम बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। और कंपोजिट में एटॉमिक मतलब एटम मतलब और डिवाइड नहीं होने वाला, तो एटम में जो लास्ट वाला जो होगा उसी को हम लोग डेटाबेस में डालेंगे, ठीक है। ये अभी वाला जो ये डायग्राम है उसमें एड्रेस हमारा कंपोजिट था, जिसमें डोर नंबर था, स्ट्रीट नंबर था, सिटी था, स्टेट था, पिन था, सारा था, ठीक है। तो हम डेटाबेस का एट्रीब्यूट हम एड्रेस ना बना के हम यही बनाएंगे, डोर, स्टेट, सिटी, स्टेट, पिन, ठीक है। डिराइव वाला क्या था कि हम रन टाइम डिराइव करते थे, जैसे टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस, एज, ठीक है। तो इस तरह का जो होगा उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, उसको हम लोग को डेटाबेस में रखने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग रन टाइम में निकालेंगे और कैसे निकालेंगे तुमको बता चुके हैं, ठीक है। तो अभी जो हम लोग देखे एट्रीब्यूट के आधार पे, तो मेरा ये 4 टेबल बन के निकला, 4 टेबल ये बन के निकला मेरा, कि हम ये 4 टेबल बना पाए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कार्डिनलिटी पे। कार्डिनलिटी पे ये देख लो 1 to 1, ठीक है। 1 to 1 में क्या होता है कि अगर 1 to 1 का रिलेशन किसी दो एंटिटी में है तो इसका आईडी मतलब इसका प्राइमरी की इसमें रख दें या इसका प्राइमरी की इसमें रख दें,
दोनों सॉल्यूशन है, 1 to 1 दोनों तरफ 1 है, मतलब दोनों का बराबर उसमें एसोसिएशन हो रहा है। तो हम दोनों को लिंक करने के लिए क्या करेंगे, इस एंटिटी का जो की एट्रीब्यूट है उसको उस एट्रीब्यूट उस एंटिटी में एज ए फॉरेन की रख देंगे, या उसका उलट भी कर सकते हैं, इसका प्राइमरी की इसमें रख दें, मेरा 1 to 1 का काम खत्म हो गया। ठीक है, 1 to many और many to 1 एक ही है, अंतर क्या है कि 1 to many रिलेशनशिप जब होगा तो 1 वाला कार्डिनलिटी का जो प्राइमरी की होगा मल्टीपल वाले टेबल में रखा जाएगा। ठीक है, 1 to 1 में तो कोई भी रख लेते हैं क्योंकि दोनों 1 है। ठीक है, मल्टीपल में 1 to many में क्या करेंगे कि 1 वाला का प्राइमरी की मल्टीपल वाले के तरफ एज ए फॉरेन की हम स्टोर करेंगे। ठीक है, मेनी टू 1 में क्या करेंगे, एक ही बात है, 1 to many, many to 1 उसको उलट दो, 1 वाला का प्राइमरी की मेनी वाले में रख लेंगे। ठीक, अब था 1 था, एक मेनी था, तो हम तो डिसाइड कर देंगे 1 वाला को का रख देंगे मेनी में। अब मेनी टू मेनी में क्या करेंगे, मेनी टू मेनी में क्या करेंगे कि हम लोग मेनी टू मेनी का हम लोग अलग टेबल बनाएंगे, मेनी टू मेनी का अलग टेबल बनाएंगे और उस टेबल को में दोनों का आईडी रख, दोनों का प्राइमरी की रखेंगे, दोनों का प्राइमरी की रखेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप मेरा एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है, 1 to 1 में किसी का किसी में रख दो, काम ठीक है। 1 to many में 1 वाला का मेनी में रखाएगा, मेनी टू मेनी में अलग टेबल बनेगा। तो अब आ जाओ स्ट्रॉन्ग और वीक वाले में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी ही रहेगा मेरे डेटाबेस में, हम लोग वीक एंटिटी सेट को नहीं रखते हैं, है ना। वीक इतना वीक कि हम एक इसका माइक ऑन है, आवाज आ रहा है सर, इसका माइक ऑन है जी, हम 63 सन्नी का सन्नी माइक ऑफ रखो ना, डिस्टर्बेंस होता है पढ़ाने में, बाकी को सुनने में डिस्टर्बेंस होता है, फिर हम अगर म्यूट करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। हम चाहते हैं तुम लोग सर इतने बड़े हो गए होगे, तुम लोग खुद से ये थोड़ा सा इस तरह का अपना व्यवहार दिखाओ समझदारी वाला। ठीक है सर, बिग एंटिटी में तो मेरा प्राइमरी की नहीं ना होता है। नहीं, देखो वीक एंटिटी में की तो होगा ना, की होगा जो उस वीक एंटिटी के नंबर को बताएगा। ठीक, लेकिन वो एंटिटी किस रिकॉर्ड के आधार पे है वो नहीं बता रहा है। ठीक है, मतलब इनडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। हाँ, वो नहीं कर पा रहा है। जैसे अगर हम बुक रिटर्न तुम करने जाओ और हम बुक रिटर्न करने में हम लिखे आज का डेट, आज का बुक नंबर जो आया है और तुम्हारा बुक का नाम लिख लें, तो आज मेरे लाइब्रेरी में कितना बुक रिटर्न होकर आया उसका लिस्ट है मेरे पास डेट वाइज ना, लेकिन ये बुक नीतीश लौट आया, ये मेरे पास डेटा नहीं है। तो स्टूडेंट और लाइब्रेरी के बीच में जो हम रिलेशन बना रहे हैं हम बोलेंगे वीक है। ठीक है, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि मेरे आज के डेट में, कल के डेट में कौन कौन सा बुक जमा हुआ है, लेकिन कौन जमा किया इसका डिटेल नहीं मेरे पास। ठीक है, बुक जमा हो रहा है लेकिन कौन जमा कर रहा है पता नहीं है। हाँ, बुक जमा हो रहा है लेकिन कौन जमा कर रहा है, कौन स्टूडेंट का बुक है ये नहीं समझ में आ रहा हमको। लेकिन ये जो रिकॉर्ड आ रहा है इसमें हम लोग रिकॉर्ड नंबर या एंट्री नंबर रखे हुए हैं, एंट्री नंबर रखे हुए हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि हम हर रिकॉर्ड को तो बता रहे हैं कि अभी 2 नंबर रिकॉर्ड, 2 नंबर आया, उसका 3 नंबर आएगा, 4 नंबर आएगा, तो हम तो रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर ही रहे हैं, है ना, इस रिकॉर्ड में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेकिन ये जिस पे डिपेंडेंट है वहां का इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल रहा। तो हम लोग बोलेंगे कि मेरा वीक एंटिटी है और इसीलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग एंटिटी बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि प्राइमरी की स्ट्रॉन्ग एंटिटी का इसमें हम लोग ऐड करेंगे एज ए फॉरेन की। ठीक है, ये हो गया मेरा। तो इस तरह से मेरा डेटाबेस बन के तैयार हो गया। और इतना ही नहीं, ये एक प्रोसेस है, इसके बाद भी हम लोग रिफाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा हम जो टेबल बना लिए इसमें रिडंडेंसी नहीं होगा, इसमें रिडंडेंसी
होगा। मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है तुम लोग को? बहुत बढ़िया आ आ रहा आ है तो सर। रहा है सर, आ रहा है। बहुत बढ़िया आ रहा है। चलो ठीक है। यस सर। तो जिसको आवाज अच्छा नहीं आ रहा है ना, वो थोड़ा इधर उधर घसको, थोड़ा टावर वावर बढ़िया से पकड़ेगा तो आएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज नो और, सर, कभी कभी कट करते हैं आप। हाँ एक चीज और हम नोटिस किए हैं, आरोग्य सेतु ऐप में ब्लूटूथ ऑन रहता है और उस कंडीशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभी हमको ऐसा लगा है। आई एम नॉट श्योर बट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, चलो। ब्लूटूथ भी ऑन है, ऐसा वाईफाई नहीं भी सर। ऑन है। ठीक है। तो रेडियो, जो रेडियो सिग्नल का जो सर्किट है उसमें बहुत ज्यादा लोड रहता है। एक इंटरनेट भी चल रहा है, एक वाईफाई भी चल रहा है, एक ब्लूटूथ भी चल रहा है, तो माइट भी, आई एम नॉट श्योर बट करके देखना एक बार। ठीक है, अगर ब्लूटूथ ऑन हो तो ये हमारा हो गया सारा का सारा। ठीक है, कन्वर्शन ऑफ ईयर डायग्राम मेरा खत्म, यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो नया टॉपिक हमारा है ट्रांजेक्शन। अब तक क्लियर है सबका? कन्वर्शन, यस सर, क्लियर सर। हाँ ओके। तो ट्रांजेक्शन देखो, हम ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं या फिर प्रोग्रामिंग में हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज प्रोग्राम। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में बोलते हैं व्हाट इज ए प्रोसेस। तो हम लोग प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं व्हाट इज प्रोग्राम, तो बोलते हैं प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यही पढ़ते हैं, है ना। एक प्रोग्राम में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है और जब प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं तो वही इंस्ट्रक्शन मेरा प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट करता है। ठीक, वही प्रोग्राम जब हम सेव कर देते हैं हार्ड डिस्क में, ठीक है, तो वो मेरा, उसको बोलते हैं दैट इज द प्रोग्राम। और जब उसको डबल क्लिक या उसको रन कराते हैं तो वो प्रोग्राम हमारा आता है प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है। अब क्या है, देखो इसको ऐसा समझो कि प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है एक काम करने का क्या तरीका है ना, क्या प्रोसेस है किसी काम को करने का, वो प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। अब हम वो प्रोग्राम रन करा रहे हैं, इसका मतलब हम प्रोसेसर को या कंप्यूटर को ये आज्ञा दे रहे हैं कि मेरा ये काम कर दीजिए, आप ये काम कर दीजिए। तो वो काम करने के लिए उसको जानना पड़ेगा कि उस काम करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, जो कहाँ लिखा हुआ है वो उस प्रोग्राम में लिखा हुआ है, हर इंस्ट्रक्शन में वो प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है क्या करना है। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम का हर इंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस है, मतलब हर एक प्रोसेस का एक सब प्रोसेस है। इसलिए कहते हैं क्या कि जब प्रोग्राम मेरा मेमोरी में आया तो दैट बिकम अ प्रोसेस। ठीक, अच्छा, तो हम क्या बोलते हैं कि प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए सारे इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन जरूरी है। ठीक है, या बोले कि कोई प्रोसेस अगर मेरा आ रहा है तो उस प्रोसेस के अंदर जितना सब प्रोसेस होगा या जितना इंस्ट्रक्शन होगा वो सारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक उसी तरह से हमारा ट्रांजेक्शन भी है। ट्रांजेक्शन एक तरह का एक प्रोसेस है, एक तरह का एक प्रोसेस है किसी काम को करने का। ठीक है, ट्रांजेक्शन मतलब किसी काम को करने का एक प्रोसेस है जिसको हम ट्रांजेक्शन बोल रहे हैं। क्यों प्रोसेस से अलग रखते हैं इसको, इसको प्रोसेस नहीं बोलते हैं। तुम डिटेल में देखोगे तो देखोगे कि आफ्टर ऑल ये भी एक प्रोसेस ही बनता है, लेकिन अभी उतना दूर तक नहीं जाना है, तो अभी हमको ट्रांजेक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। एक ट्रांजेक्शन एक नंबर ऑफ ऑपरेशन बोलो या इंस्ट्रक्शन है जो किसी एक लॉजिकल काम को करने के लिए करते हैं जो। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन दैट परफॉर्म्स अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। कैसे, जैसे मान लो एक अकाउंट से कुछ पैसा ट्रांसफर करना है दूसरे अकाउंट में। ठीक है, तो कैसे होगा, अगर मान लो दो तिजोरी में रहे अगर, और इसमें से पैसा निकाल के इसमें करना है, तो वो क्या करना पड़ेगा, इस तिजोरी को खोलेंगे, इसमें से पैसा निकालेंगे गिन के, इस तिजोरी को बंद करेंगे, इसको खोलेंगे, इसमें पैसा रखेंगे, फिर इसको बंद करेंगे। ये जो हुआ काम,
ठीक है, यही काम एक हमारा ट्रांजेक्शन का काम है। ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करें बैंक अकाउंट से तो क्या करेंगे हम लोग कि पहले अकाउंट ए को पढ़ेंगे, ए से बी में हमको 1000 रुपये का ट्रांजेक्शन करना है। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन जब इनिशिएट करेंगे, मतलब हम कंप्यूटर को बताएंगे ये ट्रांजेक्शन करना है, तो कंप्यूटर क्या करेगा या मेरा प्रोग्राम क्या करेगा? सबसे पहले तो अकाउंट ए को पढ़ेगा तो उसमें 1000 रुपये है भी कि नहीं है, पढ़ेगा। पढ़ने के बाद उसमें से 1000 माइनस कर देगा, उसमें जो बैलेंस होगा उससे 1000 माइनस करेगा। उसके बाद उसको अपडेट कर देगा, मतलब पहले 5000 था तो अब 4000 हुआ, मतलब राइट करेगा वापस 4000। अब बी अकाउंट को खोलेगा, उसका अमाउंट पड़ेगा, उस अमाउंट में 1000 रुपये जोड़ देगा। जोड़ने के बाद फिर वापस उसको वहां अपडेट कर देगा, वहां पहले 6000 था तो 7000 हो जाएगा। ठीक, कमिट करने का मतलब कि अब फाइनल मेरा डेटा सेव हो जाएगा। ठीक है, कमिट के बारे में बात करेंगे। कमिट होता है कि अब डेटा फिजिकली डन, फिजिकली स्टोर्ड। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको, पूरे का ऑपरेशन में लिखते हैं कि एक ट्रांजेक्शन T1 ये है हमारा 1 2 3 4 5 6 और 7वां कमिट, वो टोटल 7 ऑपरेशन का एक प्रोग्राम है, एक प्रोसेस है या एक ट्रांजेक्शन है, ऐसे समझो। ठीक है, कि टोटल 7 स्टेप है इसमें, इस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए टोटल 7 स्टेप है, 7 ऑपरेशन है, 7 इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो क्या हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एक ट्रांजेक्शन कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस होता है, कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन होता है। ठीक है, हमारे शॉप पे कुछ माल आया, कुछ माल खरीद के आया और हमको स्टॉक एंट्री करना है, स्टॉक एंट्री करना है, तो क्या करेंगे हम लोग हर, दैट इज ऑल्सो ट्रांजेक्शन, कि हम हमारे उस ट्रांजेक्शन में रीड, सपोज करो एक गुड डे बिस्किट है। ठीक है, तो गुड डे बिस्कुट हम 10 पैकेट मंगाए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले अपने स्टॉक का पढ़ेंगे, है ना, रीड स्टॉक, तो स्टॉक आएगा मेरे पास 50 और 100 मंगाए हैं तो 50 + 100 करेंगे, फिर अपडेट करेंगे, तो अब मेरे डेटाबेस में गुड डे बिस्किट 150 दिखाएगा। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो ट्रांजेक्शन, तुम बाई कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो डेटाबेस में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, डेटाबेस में कोई वैल्यू घटाएंगे या कोई वैल्यू बढ़ाएंगे, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके, दैट इज ट्रांजेक्शन। ठीक है, अपडेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अपडेट करना और मॉडिफाई करना दैट इज अदर थिंग। ठीक है, ट्रांजेक्शन मतलब उसमें कुछ बिजनेस हो रहा है, कुछ बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ लेन देन हो रहा है। ठीक है, कोई वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक्चुअली ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसा है जो जिसको बताने के लिए ट्रांजेक्शन बताना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा। तो एक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन क्या होता है? एक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन उसको बोलेंगे जब एक डेटाबेस हमारा कंसिस्टेंट स्टेज में था, उस पर हम ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए तो मेरा डेटाबेस दूसरे स्टेट में आ गया। ठीक, पहले स्टेट ए में था, ट्रांजेक्शन करने के बाद स्टेट बी में आया, मतलब कुछ चेंज हुआ होगा ना डेटाबेस में, तो चेंज होने के बाद का स्टेट हम मान रहे हैं कि दैट इज स्टेट बी। ठीक है, तो स्टेट ए में था और कुछ ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए तो मेरा स्टेट बी में आ गया। तो स्टेट ए अगर कंसिस्टेंट था तो स्टेट बी भी कंसिस्टेंट होना चाहिए, स्टेट बी भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर कंसिस्टेंट नहीं होता है तो हम लोग बोलेंगे ट्रांजेक्शन फेल हो गया, ट्रांजेक्शन फेल हो गया। ठीक है, अब देखो ट्रांजेक्शन सिर्फ रीड करता है, राइट करता है और उसमें कुछ अर्थमेटिक कैलकुलेशन मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, तो वो हमारे मेमोरी में होगा, हम मेमोरी जब पढ़ लिए, पढ़ने के बाद उसमें कैलकुलेशन किए तो मेमोरी में किए और डेटाबेस में राइट कर दिए, डेटाबेस से पढ़े डेटाबेस में राइट किए, तो डेटाबेस के साथ जो इंटरेक्शन होगा हमारा ट्रांजेक्शन का तो सिर्फ रीड और राइट में होगा, बाकी ऑपरेशन सारा मेमोरी में होगा। ठीक, नहीं समझ में आया? ट्रांजैक्शन सेम होता है ना सर? हाँ, ट्रांजैक्शन और रेफर सेम होता है कि दोनों अलग अलग होता है? ट्रांजेक्शन और रेफर प्रोसेस देखो सेम नहीं होता है और सेम होता भी है। ठीक है, अलग अलग लेवल पर समझो, अभी के लेवल पर समझेंगे कि सेम नहीं होता है।
अभी के लेवल पे समझेंगे कि सेम नहीं होता है। और अगर बहुत गौर से बहुत आर्गुमेंट किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सेम नहीं होता है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, दोनों बात सही है, एक प्रोसेस होता भी है और नहीं भी होता है, दोनों। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, हम दोनों बात बताएंगे तुमको, कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। ठीक है, दोनों बात करेंगे हम लोग। अब देखो, हमारा डीबीए में एग्जीक्यूट कहाँ करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं करेगा। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर पे मेरा ओरेकल चलेगा? नो सर। नहीं चलेगा। अब जब तुम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो तो तुमको ये भी पता होगा कि हमारे कंप्यूटर का जितना प्रोग्राम है सारा का सारा एज ए प्रोसेस रेडी क्यू में मेरा आता है और वहीं से एग्जीक्यूशन होता है राउंड रॉबिन में। यस सर। तो जो टाइम टाइम Yes, sir, yes, sir. होगा वहां पे सस्पेंड होगा, फिर रिज्यूम होगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारा ट्रांजेक्शन जो है, जो T1 ट्रांजेक्शन था, वो एग्जीक्यूट भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। कौन करेगा उसका एग्जीक्यूशन? कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम तो प्रोसेस करके समझ के करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो प्रोसेस समझ के ही करेगा। तो वो T1 ट्रांजेक्शन को रेडी क्यू में जगह देगा। T1 मतलब उसको P0 P1 PID बनाएगा, उसका कुछ प्रोसेस आईडी बनाएगा, लेकिन हमारे लिए तो ट्रांजेक्शन है तो वो हमारा रेडी क्यू में रहेगा, और जब उसका टर्म आएगा तो उसको एग्जीक्यूशन मिलेगा, तो प्रोसेस हो गया, हमारा ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो गया ना। लेकिन क्या है, यहाँ पे अभी हम लोग एसिड वाला जो प्रॉपर्टी देखेंगे तो और क्लियर करेंगे तुमको। अभी के टाइम में अभी हम लोग अभी ट्रांजेक्शन में जब इंटर किए हैं तो अभी ये मान के चलो आपको ट्रांजेक्शन प्रोसेस नहीं होता है, सिंपल प्रोसेस से डिफरेंट होता है, और सही में होता भी है। ठीक है, खैर सर इसके पहले वाला स्लाइड कीजिएगा। हाँ, इसके पहले वाला स्लाइड कीजिएगा, उसको स्नैप लेना है। अरे तो हम जैसे ही स्विच करते हैं तुम स्क्रीनशॉट ले लिया करो। सर नहीं ले पाए थे सर। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। यस सर, हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग एसिड देखने के पहले, एसिड प्रॉपर्टी देखने के पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रांजेक्शन का स्टेट क्या क्या होता है और ट्रांजेक्शन कैसे एक्चुअली परफॉर्म करता है। तो यहाँ टोटल 6 स्टेट है। ठीक है, वहां भी ऑपरेटिंग सिस्टम में तुम स्टेट पढ़ते हो गया है ना, न्यू, रेडी, शेड्यूलर में आता था, वेटिंग में आता था। ठीक, एकदम बहुत कुछ मिलता हुआ दिखेगा। हाँ, सस्पेंड, टर्मिनेट, एग्जीक्यूशन, तो बहुत कुछ तुमको मिलता जुलता लगेगा देखना। तो 6 स्टेट था। पहला था एक्टिव, व्हेन ऑपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इज इन एग्जीक्यूशन। मेरा कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन में है तो बोलेंगे वहां पे ट्रांजेक्शन शुरू हो चुका है, खत्म नहीं हुआ, मतलब एक्टिव है, चल रहा है। ठीक है, पार्शियली कमिटेड मतलब कि सारा का सारा रीड एंड राइट ऑपरेशन मेरा लोकल मशीन में हुआ है, कमिट नहीं हुआ है। लास्ट ऑर्डर तक कमिट मतलब परमानेंटली स्टोर करना, वो नहीं हुआ है, तो हम लोग बोलते हैं कि पार्शियली कमिटेड मतलब डन, पार्शियली डन। ठीक है, इसके बाद था मेरा फेल। फेल कहने का मतलब कि ट्रांजेक्शन में अगर 7 स्टेप था, चौथा स्टेप के बाद या 5वां स्टेप के बाद मेरा सिस्टम शट डाउन कर गया, क्रैश कर गया, लाइन चला गया, कुछ भी ऐसा हुआ कि ट्रांजेक्शन का मेरा अगला 3 इंस्ट्रक्शन या 3 ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाया, तो बोलेंगे ट्रांजेक्शन फेल हो गया। ठीक है, तो अबॉर्ट करने का मतलब कि जैसे ही ट्रांजेक्शन मेरा फेल होगा तो सिस्टम मेरा अबॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अबॉर्ट हो जाएगा। अबॉर्ट होने के बाद क्या होगा कि जितना चेंज हुआ था, जितना 4-5 ऑपरेशन जो परफॉर्म हुआ पार्शियली, उसके कारण जितना मेमोरी में चेंज हुआ था उस सारा उसको अबॉर्ट कर देना है, उसको मिटा देना है। ठीक है, इसीलिए कि हम लोग क्या बोलते हैं कि ट्रांजेक्शन अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। ट्रांजेक्शन फेल मतलब ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं। ठीक है, ट्रांजेक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड नहीं माना जाएगा। आधा अधूरा ट्रांजेक्शन मतलब दैट इज फेल। टर्मिनेटेड मतलब तो जब ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, पैसा ट्रांसफर हो गया, दोनों जगह अपडेट हो गया ठीक ठाक से, तो आप बोलेंगे कि वो टर्मिनेट हो गया, जैसे प्रोसेस भी टर्मिनेट होता था। कमिटेड मतलब कि जब हमारा पूरा का पूरा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली, और ये हमारा का पूरा डेटाबेस में हम राइट कर दिए,
ठीक है, मॉडिफाइड वैल्यू जितना है सारा राइट हो गया, परमानेंट स्टोर हो गया, तब बोलेंगे हमारा डेटाबेस, हमारा ट्रांजेक्शन कमिट हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एक्टिव है, यहाँ एक्टिव है, चल रहा है, ठीक है, पार्शियली कमिटेड यहाँ आया, मान लो एक्टिव के दौरान फेलियर हो गया तो फेल पे चला आया, पार्शियली कमिटेड है, यहाँ अगर फेल हुआ तो वापस फेल पे आएगा, पार्शियली कमिटेड से कमिटेड में चला गया, परमानेंटली चेंज कर दिया तो कमिटेड से टर्मिनेट हो गया। ये कमिटेड और टर्मिनेट वाला मतलब सक्सेसफुली डन है ना, सक्सेसफुली डन हो गया तो कमिटेड में आया तो टर्मिनेट हो गया। लेकिन अगर दो जगह फेल हो रहा है, एक तो एक्टिव में फेल हो गया, स्टार्ट हुआ फेल हो गया, ठीक है, एक आध हुआ फेल हो गया, और पार्शियली कमिट होने के बाद फेल हो गया, दोनों में फेल आ गया। फेल ट्रांजेक्शन को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, देखेंगे। जब फेल होगा तो हम लोग जितना काम हुआ है सबको अनडू करेंगे, उसको हम बोलते हैं रोल बैक करना, और तब हम उसको अवॉइड करेंगे सब टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, और एक ट्रांजेक्शन एक बार फेल होने पे अपने आप शुरू नहीं होगा, जब होगा तो दोबारा उसको इनिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक बोलो, समझे कि नहीं समझे? सर एबॉर्टेड एक बताइए सर। एबॉर्ट अबॉर्ट करने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी सिस्टम में हम हैं और सिस्टम फेल हो गया, तो हम क्या करेंगे, अबॉर्ट कर जाएंगे, मतलब उसको बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, उसको हम बाहर निकल जाएंगे, रोल बैक हो जाएगा। रोल बैक करने का मतलब कि जितना चेंजिंग हुआ था सारा चेंज नहीं हो पाया, कुछ चेंज हुआ कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो डेटाबेस के साथ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि डेटाबेस हमको हमेशा कंसिस्टेंट चाहिए, इनकंसिस्टेंट स्टेट में को नहीं चाहिए। ठीक है, तो डेटाबेस एक स्टेट में है, ट्रांजेक्शन किए दूसरे स्टेट में आया, तो अगर ये कंसिस्टेंट था तो दूसरा स्टेट भी कंसिस्टेंट बस होना चाहिए, मतलब जरूर होना चाहिए। अगर ट्रांजेक्शन आधा अधूरा हाफ वे में खत्म हो गया तो डेटाबेस का जो नया स्टेट आएगा वो कंसिस्टेंट नहीं होगा, तो उस दौरान क्या करेंगे कि हम ये वाला जो स्टेट है इसका सारा वैल्यू को फ्लश कर देंगे और वापस हम पहले वाला स्टेट पे आ जाएंगे, स्टेट ए पे आ जाएंगे। अगर स्टेट भी कंसिस्टेंट नहीं है, पूरा ट्रांजेक्शन नहीं हुआ और मेरा डेटाबेस में जो चेंज हुआ वो स्टेट बी है और स्टेट बी जो है हमारा वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो हम स्टेट 1 पे आ जाएंगे, स्टेट ए पे आ जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं रोल बैक एंड अबॉर्ट। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा ये कंडीशन है। ठीक है, तो हमारा अब हम देखेंगे एसिड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको लगता है कि एक साल बीच करके आता है। ठीक है, और डेटाबेस का जहां बात होगा, चाहे वाइवा होगा, इंटरव्यू होगा, कुछ भी होगा, ये सवाल पक्का तुम्हारे पास आएगा। ठीक है, 10 में से 8 बार ये सवाल पूछा जाता है, इसको अच्छे से समझना है। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि ट्रांजेक्शन मस्ट हैव एसिड प्रॉपर्टी। एसिड मतलब ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन, डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। ये 4 प्रॉपर्टी है ट्रांजेक्शन का। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन का है और पूरा का पूरा डेटाबेस इसी में है, पूरा डेटाबेस का थीम इसके अंदर है पूरा। ठीक है, एटॉमिसिटी मतलब एटम। ठीक है, एटम कहने का मतलब कोई चीज कितना हम उसको तोड़ सकते हैं, कितना तोड़ सकते हैं, और जहां पे रुक जाएंगे, जहां अब नहीं तोड़ पाएंगे, है ना, जैसे बोलते हैं ना एटम को हम लोग फर्दर नहीं डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, जैसे लेकिन कंपोजिट में सर। बाद में आइंस्टाइन अलग थ्योरी दे दिए। ठीक है, वहां नहीं बात करेंगे। एटम जिसको हम लोग नहीं फर्दर नहीं तोड़ सकते थे, हमको बम थोड़े बनाना है, तो एटम कहने का मतलब, एटॉमिक कहने का मतलब कि हम उसको एज ए होल मान के चलेंगे, उसका एग्जिस्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस, उसका मतलब तभी है जब एज ए होल है, टूट गया तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे देखो डायमंड अगर कटिंग के समय अगर टूट जाता है तो बोलते हैं बेकार हो गया। ठीक है, कोई भी चीज ऐसा, बहुत सारी चीज हमारे पास अगर जो एज ए होल है तभी तक हमारे काम का है,
टूट गया तो वो मेरे काम का नहीं है, ठीक है। तो हमारा एटॉमिसिटी वही है, ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन अगर T1 में अगर 5 स्टेप है तो वो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन एक एटॉमिक नेचर का है। जब होगा तो T1 कंप्लीट होगा, अगर आधा अधूरा हुआ तो वो ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा, फेल ट्रांजेक्शन माना जाएगा, ठीक है। यहीं पे इसी एसिड प्रॉपर्टी से हमारा ट्रांजेक्शन प्रोसेस से डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। यही एसिड जो एटॉमिक जो प्रॉपर्टी हमारा ट्रांजेक्शन का है, यही हमारा प्रोसेस को डिफरेंशिएट करता है हमारा ट्रांजेक्शन से, ठीक। क्योंकि हमारा प्रोसेस जो होता है वो एटॉमिक प्रॉपर्टी का नहीं होता है। आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, पहले इंट्रोडक्शन देख लो चारों का, ठीक है। कंसिस्टेंसी कहने का मतलब हुआ कि डेटा अभी हम लोग बात की है कि स्टेट ए में है, ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया, स्टेट बी में आया, अगर ये कंसिस्टेंट था तो ये भी कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अगर ट्रांजेक्शन सही से परफॉर्म हो गया तो हम बोलेंगे कि ये है हमारा कंसिस्टेंट स्टेट में। तो हम कैसे पता चलेगा आपको कि ट्रांजेक्शन मेरा पूरा हुआ या फेल हो गया? बहुत सिंपल है, ट्रांजेक्शन परफॉर्म इनिशिएट होने के पहले हम डेटाबेस का जिस टेबल पर हम ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसका स्टेट चेक करेंगे, ठीक है। जिस एट्रीब्यूट पे हम काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग अभी पैसा ट्रांसफर कर रहे थे, मतलब उसके बैलेंस से बात कर रहे थे, तो उसका जो बैलेंस होगा वो हम लोग देखेंगे